हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। मैं राकेश कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट जेन ई नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लेके आए हैं एक और आपके लिए थ्योरी क्लासेस। टॉपिक आपका क्या है भाई? टॉपिक इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। ठीक है। चलिए, तो आज इसकी जो थ्योरी क्लासेस हैं वो हम बात कर लेते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो एमसीक्यूज हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। तो हमारा जो थ्योरी सेशन है उसको भी हम साथ साथ कंटिन्यू करेंगे। तो आज की जो थ्योरी क्लास है वो हमारी किस पे बेस रहेगी? हमारी ईसीटी के ऊपर। ठीक है। जो हमारा क्या है, बेसिकली एक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। जो भी हम मेंटल इलनेस है उनमें जब कौन कौन से हम मोड ऑफ जो ट्रीटमेंट है वो यूज करते हैं। तो जो भी आपका साइको फार्माकोलॉजी है, मतलब जो मेडिसिन है, उनके अलावा जो हम मेथड्स यूज कर रहे हैं उसमें हमारा एक इम्पोर्टेंट मेथड क्या आता है? इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। देखिए भाई क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं फटाफट से। पहली चीज तो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है कि मतलब कब दी गई, कब इसका इन्वेंशन हुआ? तो इसका इन्वेंशन हुआ 1938 में। किसने इन्वेंट किया? दो साइंटिस्ट थे, या फिर हम यूं कहें कि दो हमारे पास क्या थे, साइकोलॉजिस्ट थे, साइकेट्रिस्ट थे। क्या क्या नाम था? यूगो सरलेटी एंड ल्यूसियो बिनी। इन दोनों ने मिलके ईसीटी को इन्वेंट किया। ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं भाई, आगे नहीं दिख रहा है तो ल्यूसियो बिनी। इन दोनों ने मिलके क्या किया? ईसीटी को इन्वेंट किया। कब किया? 1938। उससे पहले क्या होता था? इससे पहले हम क्या यूज करते थे? इंसुलिन कोमा थेरेपी यूज कर रहे थे। मतलब पेशेंट को इंसुलिन की ओवरडोज दे रहे थे ताकि जो पेशेंट है उसमें क्या हो, कोमा डेवलप हो जाए हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से। ठीक है। बट फिर वो धीरे धीरे उसमें कॉन्ट्रावर्सीज होने लगी कि कुछ पेशेंट जो है वो उस कोमा के इफेक्ट से बाहर ही नहीं आ पाए थे, तो वो फिर ट्रीटमेंट बंद कर दिया गया। उसके बाद ये ट्रीटमेंट चालू किया गया। इसमें क्या यूज करते हैं? इसमें हम प्रोवाइड करवाते हैं भाई इलेक्ट्रिक करंट। क्या प्रोवाइड करवाते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। उसी की वजह से क्या होता है कि जो आपका जो ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है उनके लेवल पे ये अफेक्ट डालता है। ठीक है। चलिए, अब हमने बात की है करंट की, तो करंट के बारे में बात कर लेते हैं। कितना करंट हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं? तो जो हम करंट प्रोवाइड करवाते हैं वो कितना होता है? 70 से 110 वोल्ट। कितना होता है? 70 से 110 वोल्ट हम इसमें करंट प्रोवाइड करवाते हैं। और अगर हम इसमें एम्पियर की बात करें तो एम्पियर हम कितना यूज करते हैं भाई? 200 से लेके 1600 एम्पियर हम यहाँ पे यूज करते हैं। एंड ऑन एवरेज की अगर हम बात करें तो हम कितना यूज करते हैं? 800 एम्पियर हम करंट यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो ड्यूरेशन की कितनी देर के लिए हम ईसीटी प्रोवाइड करवाते हैं? तो ड्यूरेशन हमारे पास होता है 0.6 से लेके 1 सेकेंड तक हम ईसीटी को प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब जो करंट आप प्रोवाइड करवा रहे हो कितनी देर के लिए प्रोवाइड करवाओगे? 0.6 से 1 सेकेंड तक हम इसमें करंट प्रोवाइड करवाते हैं। एंड जो सीजर्स डेवलप होते हैं, जो सीजर्स डेवलप होते हैं उनकी ड्यूरेशन कितनी होती है? ड्यूरेशन ऑफ सीजर्स। ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ सीजर्स की अगर हम बात करें तो ये कितनी होती है भाई? ठीक है। अगर हम बात करें कि ड्यूरेशन ऑफ सीजर्स कितने होते हैं, तो वो हमारे पास होते हैं 30 से लेके 60 सेकेंड्स। ठीक है। इस टाइम ड्यूरेशन के लिए हमारे पास सीजर्स डेवलप होते हैं पेशेंट में, वो हम नोट करते हैं। और उसके अकॉर्डिंग ही बेसिकली इसमें हमारा मेन पर्पज क्या होता है कि हम उसको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि पेशेंट में सीजर्स डेवलप हों। जैसे जैसे सीजर्स डेवलप होंगे तो क्या होगा कि जो पेशेंट का जो न्यूरो है उनके लेवल में हमें अल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। एंड जो हमारे जो सिम्टम्स हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे हैं, वो हमारे ठीक हो सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब हम बात करें इसमें और कि जो ईसीटी है वो हम कितनी दे सकते हैं। ठीक है। तो उसको भी हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। कितनी दे सकते हैं? तो हम यहाँ पे दे सकते हैं 3 टाइम्स इन ए वीक। एक सप्ताह में कितनी दे सकते हैं भाई? 3 बार हम दे सकते हैं। मतलब क्या हो गया? ऑन एवरी अल्टरनेट डे। ऑन एवरी अल्टरनेट डे। हर अल्टरनेट डे पे हम ये ईसीटी प्रोवाइड करवाते हैं। और टोटल की अगर हम बात करें कितने ईसीटी देते हैं, तो टोटल हम इसको ईसीटी देते हैं भाई 16 से लेके 20। कितने सेशन रखते हैं टोटल? 16 से 20 सेशन हम यहाँ पे रखते हैं।
एक सप्ताह में 3 देते हैं तो एवरेज हमारे पास कितने हो गए, लगभग 7 सप्ताह में हम इसको ईसीटी का कंप्लीट ड्यूरेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, 7 सप्ताह में कितना हो जाएगा, 21 ईसीटी हो जाएगा। तो मैक्सिमम आपको कितना देना है, 7 सप्ताह यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, कितनी देनी है एक वीक में, एक वीक में आपको 3 बार देनी है। टोटल कितनी देनी है, टोटल हमें 16 से 20 देनी है। ड्यूरेशन जो करंट की हम जो प्रोवाइड करवा रहे हैं वो कितनी देर करंट प्रोवाइड करवाएंगे, 0.6 से लेके 1 सेकंड हम यहाँ पे करंट प्रोवाइड करवाते हैं। और जो सीजर्स डेवलप हो रहे हैं उनकी ड्यूरेशन कितनी होती है, 30 से 60 सेकेंड्स। ठीक है, ये वाली आपकी जो ड्यूरेशन है ये आपको 30 से 90 सेकेंड्स भी देखने को मिल सकती है कुछ बुक्स में भाई। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन और जो अमाउंट ऑफ करंट है उसके बारे में हमने बात कर ली। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि इलेक्ट्रोड को प्लेसमेंट कहाँ पे करें, कहाँ पे हमें इलेक्ट्रोड्स लगाने हैं। तो उसकी अगर हम बात करें तो ये हम लगाते हैं, जो मिड पॉइंट होता है 2.5 सेंटीमीटर अबोव फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ आउटर कैंथस एंड टर्गस ऑफ ईयर। कहाँ पे लगाते हैं, 2.5 सेंटीमीटर ऊपर लगाते हैं, जो भी आपका मिड पॉइंट है आउटर कैंथस ऑफ आई एंड टर्गस ऑफ ईयर। देखिए भाई, ये आपकी क्या है, एक सुंदर सी आंख है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपके पास क्या है, ये आपका सुनने वाला इंस्ट्रूमेंट है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो ये आउटर टर्गस है, जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ से हमारे जो आई है, ठीक है, तो आई का जो बाहरी हिस्सा है ये वाला हिस्सा, ठीक है, एंड टर्गस की अगर हम बात करें तो ये जो हम यहाँ से देखिए भाई, ये आपकी क्या है, आई है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा एंड साथ में हमारे पास ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं, आउटर टर्गस ऑफ ईयर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक मिड लाइन बना ली है, इमेजिनरी मिड लाइन बनाई, उसका मिड पॉइंट, एंड मिड पॉइंट से ऊपर कितना जाना है, 2.5 सेंटीमीटर जाना है। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोड्स को प्लेसमेंट करना है। अब जो इलेक्ट्रोड के जो प्लेसमेंट है वो हम दो टाइप से कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं, बाइलेटरल कर सकते हैं एंड यूनिलेटरल कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये कहाँ पे हो गया, बेसिकली हमारे पास टेम्पोरल लोब में चला जाता है, टेम्पोरल लोब। ठीक है, मतलब ये जो अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मिड पॉइंट, तो इसके ऊपर यहाँ पे ये हमारी क्या हो जाएगी, टेम्पोरल लोब चली जाती है। दो प्रकार से हम इसको यूज कर सकते हैं, बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल। बाइलेटरल का मतलब कि दोनों तरफ हमने इलेक्ट्रोड्स लगा दिए हैं। ठीक है, तो बोथ साइड, एंड अगर आप एक साइड इलेक्ट्रोड लगा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा आपका, यूनिलेटरल, सिंगल साइड। अब इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जब यूनिलेटरल लगाएं तो जो पेशेंट डोमिनेटेड है, ठीक है, जैसे अगर उसका पेशेंट का राइट हैंड डोमिनेटेड है तो राइट साइड में लगाएंगे, मतलब जो डोमिनेटेड साइड है आपको वो यूज करनी है। क्यों यूज करनी है, कि जैसे सपोज करो पेशेंट राइट साइड है, उसका डोमिनेटेड हाथ राइट साइड है और आपने उसको लेफ्ट साइड में लगा दिया, तो जो लेफ्ट ब्रेन है वो कंट्रोल किसको करता है, आपके राइट साइड को कंट्रोल करता है। तो अगर कुछ भी डिस्टरबेंस हुआ तो जो पेशेंट का डोमिनेटेड हैंड था उसमें भी नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहाँ पे यूज करते हैं ये वाले इलेक्ट्रोड्स, डोमिनेटेड साइड में, डोमिनेटेड साइड। इट मीन्स राइट हैंडेड पर्सन कहाँ पे लगाएंगे, राइट साइड, एंड लेफ्ट हैंडेड पर्सन में कहाँ पे लगाएंगे, लेफ्ट साइड। एक दूसरी चीज इसमें एक फायदा और होता है यूनिलैटरल में, क्या होता है कि जब हम यूनिलैटरल ईसीटी देते हैं तो जो पेशेंट में जो सिम्टम्स या फिर जो साइड इफेक्ट्स डेवलप होते हैं उनके चांसेस कम होते हैं। साइड इफेक्ट्स में क्या क्या बात करें, तो साइड इफेक्ट्स में डेवलप होते हैं, हमारे पास मेमोरी लॉस हो जाता है एंड थोड़ा बहुत हमें कंफ्यूजन देखने को मिलता है। ये कॉमनली साइड इफेक्ट्स हमारे पास डेवलप होते हैं। तो जो यूनिलैटरल है उसमें हमें लेस साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, लेस साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है, चलिए, तो ये हो गया हमारे पास टाइप्स की बात एंड हमारे इलेक्ट्रोड्स के प्लेसमेंट की बात होगी भी। चलिए नेक्स्ट हम बात करें इंडिकेशंस की।
तो इंडिकेशंस मतलब कौन कौन सी ऐसे डिजीज कंडीशन है जहां पे हम पेशेंट को ईसीटी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो कौन कौन सी है भाई? तो सबसे पहले तो आपके पास इसमें आता है सुसाइडल टेंडेंसी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया हो। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें तो आपका क्या आता है भाई? मेजर डिप्रेशन। क्या आता है? मेजर डिप्रेशन। दूसरा क्या नाम होता है इसका? एंडोजीनस एंडोजीनस डिप्रेशन। और अगर हम बात करें कि और क्या क्या इंडिकेशंस हो सकते हैं, तो और हमारे पास यहाँ पे इंडिकेशंस होते हैं सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर्स एंड सीजोटाइपल सीजोटाइपल सीजोफ्रेनिया। ठीक है, या फिर आप इसको डायरेक्ट सिंपली आप सीजोफ्रेनिया भी लिख सकते हैं भाई। सीजोफ्रेनिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास और क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं, तो और हमारे पास होते हैं पेशेंट अगर मेनिया का है या फिर बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर का है तो भी हम लगाते हैं। उसके अलावा पेशेंट को अगर क्या हुआ है भाई, पोस्ट पार्टम साइकोसिस हुआ है, पेशेंट को पोस्ट पार्टम डिप्रेशन हुआ है, तो भी हम पेशेंट में क्या लगाते हैं? ईसीटी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट अग्रेसिव हो रहा है, जो ओसीडी का पेशेंट है या फिर ओसीएन, ठीक है, जो न्यूरोसिस पेशेंट और जो एग्रेसिव हो रहे हैं तो उनको हम लगा सकते हैं ईसीटी। इसके अलावा अगर हम बात करें पीटीएसडी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स में भी हम क्या कर सकते हैं? ईसीटी लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? ईसीटी लगाने के इंडिकेशंस हैं कि इन इन कंडीशंस में हम क्या लगा सकते हैं? पेशेंट को ईसीटी लगा सकते हैं। ठीक है, और ये सारे आपके पास क्या है भाई? प्रायोरिटी बेसिस है। आपको सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी देनी है वो यहाँ से शुरू करनी है। ठीक है, अगर आपके पास सारे इतने ऑप्शंस आए तो आपको प्रायोरिटी किसको देनी है? सुसाइड को सबसे मोस्ट, या फिर हम बात करें कि डोमिनेटेड जो इसका इंडिकेशन होता है वो क्या होता है? सुसाइडल टेंडेंसी। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कि टेक्निक्स कैसे कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो दो टाइप से हम इसकी टेक्निक्स यूज करते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट में क्या होता है? डायरेक्ट में पेशेंट को आपने नील बाई माउथ किया, कि पेशेंट को आपने क्या किया भाई? नील बाउथ उसको एनपीओ रख दिया। कितनी देर के लिए हम एनपीओ रखते हैं? पेशेंट को हम एनपीओ रखते हैं 4 to 6 आवर, 4 से 6 घंटे के लिए आपने उसको एनपीओ रख दिया। कभी कभी कुछ पेशेंट्स को हम मिडनाइट से भी एनपीओ कर देते हैं। कभी कभी पेशेंट को हम क्या कर देते हैं? मिडनाइट से भी एनपीओ कर देते हैं। अब उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया? पेशेंट को आपने एट्रोपिन सल्फेट लगा दिया भाई, एट्रोपिन सल्फेट। किसके लिए? ताकि टू रिड्यूस सिक्रीशंस, सिक्रीशंस को कम करने के लिए एट्रोपिन सल्फेट लगा दिया। एंड फिर आपने पेशेंट को क्या कर दिया? ईसीटी दे दी। तो ये तो आपका क्या हो गया? डायरेक्ट। ठीक है, ना ही तो आपने इसमें पेशेंट को एनेस्थीसिया किया, ना ही इसमें पेशेंट को आपने क्या किया? मसल रिलैक्सेंट लगाए। क्लियर है? तो ये हमारा क्या है? डायरेक्ट ईसीटी। इनडायरेक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? पेशेंट को पहले एनपीओ रखना होता है। ड्यूरेशन आपकी एनपीओ की वही होगी 4 से 6 घंटे। फिर हम पेशेंट में क्या लगाएंगे? इंजेक्शन एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट की जगह हम दूसरा भी यूज कर सकते हैं। नाम क्या होता है भाई? ग्लाइकोपाइरोलेट। ग्लाइकोपाइरोलेट किसमें हेल्प करते हैं? दोनों ही, जो सिक्रेशंस आ रहे हैं उनको रिड्यूस करवाते हैं ताकि पेशेंट एस्पिरेट ना कर जाए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होता है? यहाँ पे हम लगाते हैं पेशेंट को सोडियम पेंथोल। हम नहीं लगाते हैं भाई, जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं, सोडियम पेंथोल यहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाता है भाई, सोडियम पेंथोल है भाई। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे इंजेक्शन लगा देते हैं। ये क्या है? एनेस्थीसिया है। एनेस्थीसिया देने के बाद आप क्या करेंगे? एनेस्थीसिया देने के बाद हम
पेशेंट की मसल्स जो हैं उनको रिलैक्स करवाएंगे, मसल रिलैक्सेंट लगाते हैं। कौन सा मसल रिलैक्सेंट लगाते हैं, नाम भी पूछ लेते हैं भाई आजकल। मसल रिलैक्सेंट हम लगाते हैं सक्सिनाइल कोलिन, सक्सिनाइल कोलिन नाम का जो मसल रिलैक्सेंट है वो लगाते हैं, ताकि जो पेशेंट की जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो भी आपकी क्या हो जाए, थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए, एंड जो आपकी बॉडी में आप सीजर्स डेवलप करवाना चाहते हो तो भी आपकी मसल्स को रिलैक्स करवाना जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी मसल्स स्टिफ रही तो ड्यूरिंग सीजर्स के प्रोडक्शन में क्या हो सकता है, आपको इंजरी हो सकती है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने करना है पेशेंट को O2 देना है भाई। ठीक है, आप उसको ऑक्सीजन लगाइए। ऑक्सीजन लगाने के बाद, ठीक है, ऑक्सीजन लगाने से क्या होगा, पहली चीज तो कि जो पेशेंट में रेस्पिरेटरी मसल्स की वो हो रहा है हमारे पास, वो भी डिप्रेस हो रही है, तो पेशेंट को कोई भी रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी ना हो, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं। एंड उसके बाद आपको क्या करना होता है, ईसीटी लगाना होता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट जो टाइप है इसमें क्या होता है कि पेशेंट को जो साइड इफेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं वो फिर बहुत हम मिनिमम हो सकते हैं। क्लियर है, तो ये हमारे पास दोनों टेक्निक्स हो गई, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टाइप की टेक्निक्स। क्लियर है, एक्सप्लेन कर सकते हैं आप इसको अच्छे से, बिल्कुल। ड्यूरेशन आपकी यहाँ पे भी भाई सेम ही रहेगी 4 to 6 आवर। एंड जो आपका एनपीओ रखने का है, आपका जो एट्रोपिन सल्फेट लगाने का जो पर्पज है वो क्या होता है, सिक्रीशंस को रिड्यूस करना, ताकि पेशेंट एस्पिरेट ना कर जाए। क्लियर है, चलिए डन। नेक्स्ट हम बात करें अब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि हमें कितनी ईसीटी लगानी है, तो ये हम बात कर चुके हैं, थ्राइस इन ए वीक। एक वीक में कितनी लगानी है, 3 लगानी है, एंड टोटल आपने कितनी लगानी है, 16 से 20 ईसीटी लगानी है। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें तो साइड इफेक्ट आपका मोस्ट कॉमनली क्या होता है, मेमोरी लॉस एंड कंफ्यूजन। क्या होता है, मेमोरी लॉस एंड कंफ्यूजन। इसके अलावा क्या हो सकता है भाई, फ्रैक्चर हो सकता है। फ्रैक्चर इसलिए कि जो आप पेशेंट को क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, सीजर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, सीजर्स वहां पे आप डेवलप करवा रहे हैं, तो ड्यूरिंग सीजर्स क्या हो सकता है कि पेशेंट को बोन का फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये मोस्ट कॉमनली हमारे पास साइड इफेक्ट इसमें हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कि पेशेंट कौन कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें हमें ईसीटी नहीं देनी है। तो इसमें भाई अब एक चीज का ध्यान रखिए, स्टार मार्क लगा के कह रहा हूं, नो एब्सोल्यूट, नो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं है, या फिर कोई भी ऐसी डिजीज कंडीशन नहीं है जिसमें कि हम पेशेंट को ये कहें कि हाँ भाई हम इसमें ईसीटी नहीं लगाएंगे। पहले होते थे हमारे पास, ठीक है, कि आईसीपीपी बढ़ा हुआ है, ओल्ड एज है, प्रेग्नेंट फीमेल है, उनमें हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखते थे। बट अब क्या हो गया, वो आपका एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कोई भी नहीं है। तो अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशंस मतलब ऐसे इंडिकेशंस या फिर ऐसी डिजीज कंडीशंस जिनमें कि हम ईसीटी लगा तो सकते हैं, बट उनमें हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे पेशेंट का अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो हमें इसमें बहुत ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, ताकि पेशेंट में कोई भी और फर्दर डिजीज कंडीशन या फिर और ज्यादा सीवियर ना हो जाए। आईसीपी बढ़ा हुआ है, ठीक है, आप सीजर्स डेवलप करवा रहे हो, सीजर्स में क्या होता है कि जो ब्रेन है उसकी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वो बढ़ती है, वो और क्या करवा देंगी, वो और आपके पास आईसीपी को बढ़वा देंगी, एंड आपका जो ब्रेन है उसका क्या हो जाएगा, हर्निएशन हो सकता है भाई। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, आईसीपी की कंडीशन में हमें ईसीटी नहीं देनी है। बट अगर बहुत ज्यादा ही जरूरत हो रही है तो फिर हम वहां पे दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें और इसमें आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की जो डिजीजेज हैं उनमें भी हम इसको रिलेटिवली कॉन्ट्रा इंडिकेशंस रखते हैं, कि ऐसी कंडीशंस में अभी हमें क्या करना होता है, ध्यान रखना होता है पेशेंट को ईसीटी लगाने से पहले। ठीक है, जैसे कि आपके पास पेशेंट को हो सकता है कि जो वाल्व है उनकी डिफॉर्मिटी हो रही हो,
ठीक है। या फिर इसके अलावा और हमारे पास जो सीवीएस जो कार्डियोवैस्कुलर है, कोई पेशेंट शोक में चला गया हो, ठीक है, या फिर एन्यूरिज्म की कंडीशन वहाँ पे डेवलप हो रही हो, तो ऐसी चीज़ों में भी हमें उनको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपके पास पेशेंट को अगर स्ट्रोक हुआ है, तो भी हम पेशेंट को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखते हैं। दूसरी चीज़, पेशेंट ओल्ड एज में है, ठीक है, ओल्ड एज में पहले ही उसको चांसेस हैं ओस्टियोपोरोसिस के, बोन ब्रेक होने के, फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं, और यहाँ पे हो सकता है उसको ज़्यादा चांसेस हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, रिलेटिवली कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। उसके अलावा सीवीएस में ही अगर हम बात करें कि किसी पेशेंट ने क्या करवा रखा हो, पेसमेकर करवा रखा हो भाई, पेसमेकर लगवाया हुआ हो, तो ऐसे पेशेंट्स में भी हमें क्या करना है, थोड़ी सी सावधानी रखनी है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट अब हम बात करें रोल ऑफ नर्स बिफोर ईसीटी। अब आपका काम चालू हुआ कि सबसे पहले ईसीटी देने से पहले आपको क्या क्या काम करना है। तो आपको क्या क्या काम करना है भाई, पहले तो ये चेक करना है कि पेशेंट का कंसेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। कंसेंट आपने चेक करना है। फिर आपने क्या करना है, पेशेंट का एनपीओ स्टेटस मेंटेन करना है। कितनी देर के लिए, 4 से 6 घंटे के लिए आपने उसका क्या करना है, एनपीओ स्टेटस मेंटेन करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एनपीओ स्टेटस मेंटेन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये एंश्योर करना है कि पेशेंट बाथ ले ले भाई। ईसीटी से पहले पेशेंट को क्या करवाना है, नहलाना है, ताकि जो पेशेंट है उसके जो हेयर ऑयल्स हैं वो वहां से रिमूव हो जाए, और उसके बाद आपको ऑयल का यूज नहीं करना है, ठीक है। अगर पेशेंट को नकली दांत लगे हुए हैं तो वो आपको हटा देने हैं, वो आपको लगे हुए नहीं रखने हैं ड्यूरिंग ईसीटी, ठीक है। तो वो आपने क्या करना है, रिमूव कर देना है। क्लियर है? चलिए, उसके अलावा आपने और करना है, और क्या करना है, पेशेंट के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेशन से क्या होगा, कम्युनिकेशन से ये होगा कि पेशेंट जो है उसको एंजाइटी नहीं होगी, उसको स्ट्रेस नहीं होगा, थोड़ा सा पेशेंट कंफर्टेबल फील करेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, पेशेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि उसके साथ क्या प्रोसीजर आप करने जा रहे हो। क्लियर है? तो ये हमें क्या करना है, बिफोर ईसीटी चेक करना है। क्लियर है? उसके अलावा आपको एक और चीज का ध्यान रखना है भाई यहाँ पे, कि अगर कोई पेशेंट ऐसी मेडिकेशंस ले रहा है जैसे कि कार्बामेजेपिन, फार्माजेपिन, या फिर सोडियम वेलप्रेट, अगर कोई पेशेंट ऐसी मेडिकेशंस ले रहा है तो आपको क्या करना है, उसको 2 से 3 दिन पहले ही जो ये मेडिकेशंस हैं इनको स्टॉप कर देना है, अदरवाइज जो सीजर्स का जो थ्रेशोल्ड है उसको ये मेडिकेशंस कम करवा देती है, ठीक है। क्योंकि ये मेडिकेशंस हम कहाँ पे यूज करते हैं, पेशेंट जब सीजर्स होते हैं पेशेंट को उसको ट्रीट करने के लिए हम ये यूज करते हैं, और अगर ये पेशेंट में चलती रही और आप ईसीटी दे दोगे तो हम सीजर्स की जो ड्यूरेशन है उसको अच्छे से मेजर नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है कि ये मेडिकेशंस आपको स्टॉप कर देनी है। क्लियर है? चलिए, तो ये हमारे पास ईसीटी देने से पहले क्या-क्या रोल है उनके बारे में बात हुई। अब हमने बात करनी है कि ड्यूरिंग ईसीटी क्या करना है। तो ड्यूरिंग ईसीटी भी आपने चेक करना है दोबारा से कि डॉक्टर ने कंसेंट लिया है या फिर नहीं लिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, पेशेंट को जो हम दे रहे थे इंट्रामस्कुलर मसल रिलैक्सेंट, वो इंजेक्शन लगाना है। एंड डॉक्टर क्या लगाएगा, जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होगा वो पेशेंट को एनेस्थीसिया लगवाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रखना है, जो टेबल होगी उस पे कौन सी पोजीशन में रखना होगा, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रखना होगा। एक चीज और ध्यान दीजिए भाई, बिफोर ईसीटी में यहाँ पे आपको क्या करना है, पेशेंट का यूरिन यानी कि जो ब्लैडर है एंड जो बावल है वो आपको एम्प्टी करवा देनी है। पेशेंट को बोलना है कि जो भी करके आना है, जो भी आपका नेचुरल कॉल है वो आप करके आ जाइए, अदरवाइज ड्यूरिंग ईसीटी पेशेंट क्या कर सकता है, पास आउट कर सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सुपाइन पोजीशन में रखना है। उसके अलावा पेशेंट को माउथ गैग लगा देना है, माउथ गैग लगा देना है ताकि जो पेशेंट है उसका रेस्पिरेशन आपका अफेक्ट ना हो,
ठीक है। आपको पेशेंट को ऑक्सीजन से कनेक्ट कर देना है। ऑक्सीजन के लिए आप वहाँ पे फेस मास्क लगा सकते हैं ताकि पेशेंट में कोई भी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ना हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अब हम बात करें कि पोस्ट ईसीटी आपने क्या करना है। ठीक है, तो पोस्ट ईसीटी आपने करना है सबसे पहले पेशेंट के वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं भाई। ठीक है, ये आपने हर 15 से 20 मिनट में चेक करने हैं। उसके बाद जब धीरे धीरे पेशेंट मैनेज हो जाए तो फिर हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पेशेंट को आपको O2 पे ही रखना है जब तक पेशेंट स्टेबलाइज नहीं हो जाते। एंड यहाँ पे आपको पेशेंट को साइड लाइन पोजिशन प्रोवाइड करवानी है भाई। कौन सी पोजीशन? साइड लाइंग पोजीशन प्रोवाइड करवानी है। तो दोनों में ध्यान रखना है भाई, ड्यूरिंग प्रोसीजर एंड आफ्टर प्रोसीजर दोनों की पोजीशंस अलग अलग है, तो इनका हमें स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास क्या है, आफ्टर एसीटी हमें ध्यान रखनी है चीजें। अब बिफोर ईसीटी आपको एक और चीज करवानी है, वो क्या करवानी है, पेशेंट के जो नॉर्मल सैंपलिंग है, सैंपलिंग जो ब्लड के सैंपलिंग्स हैं वो आपको सारे करवाने हैं। उनसे हमें पता लगेगा कि पेशेंट को कोई भी रेस्पिरेटरी या फिर आपका पेशेंट का जो हार्ट से रिलेटेड जो सीवीएस है उससे रिलेटेड कोई भी डिजीज कंडीशन तो नहीं है। तो आपको ये चीजें भी करवा लेनी है। क्लियर है? चलिए तो ये हमें क्या करना है, ईसीटी से पहले चेक करवाना है। एंड यहाँ पे आपको वाइटल साइंस भी पेशेंट के मॉनिटर कर लेने हैं। पता चले कि पेशेंट को पहले से ही कोई हार्ट की डिजीज कंडीशन है और आपने उसको ईसीटी लगा दिया, तो हो सकता है कि वो जो सीवियरिटी है वो उसकी बढ़ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई बात आफ्टर ईसीटी। उसके बाद आपने पेशेंट को वापस से शिफ्ट कर देना है एंड पेशेंट को अलाउ कर देना है, किसके लिए, अलाउ टू बात, कि अब जाइए और आप नहा लीजिए भाई। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करें कि ईसीटी से पहले हमारे पास एक हम यूज करते थे फार्माको कन्वर्जन थेरेपी। इसमें क्या होता था, इसमें हम कैम्फोर ऑयल का आईएम इंजेक्शन लगाते थे। ठीक है, ये कब डेवलप हुई थी, 1934 में डेवलप हुई थी। ठीक है, लेडिस्लेस मेडोना ने इसको डेवलप किया था। इसमें कैम्फोर ऑयल के इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस लगाए जाते थे और पेशेंट में कन्वर्जेंस को क्या किया जाता था, इंट्रोड्यूस करवाया जाता था। एंड ये देखने को मिलता था कि जो पेशेंट जो सीजोफ्रेनिया के पेशेंट्स हैं उनके ट्रीटमेंट में ये बहुत हेल्पफुल होती थी। उसके बाद इसी जो साइंटिस्ट है इन्होंने क्या किया, कैम्फर ऑयल की जगह मेट्राजोल नामक जो इंजेक्शन है उसका यूज करना स्टार्ट किया और फिर काफी दिनों तक इसका यूज किया, जब तक ईसीटी डेवलप नहीं हो गई तब तक ये थेरेपी हम कॉमनली यूज करते थे। ठीक है, तो ये थेरेपी टोटल कितने साल यूज हुई है भाई, 4 साल यूज हुई है। क्लियर है? तो ये था हमारे पास टोटल ऑल अबाउट ईसीटी के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो क्लास है आपको पसंद आएगी। आज का जो लेक्चर था हमने ज़्यादा बड़ा नहीं लिया, सिर्फ एक टॉपिक हमने इसमें इंक्लूड किया है, ईसीटी। ईसीटी से आपके पास काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं वो आपके नर्सिंग रोल से वहाँ से भी पूछ सकता है, जो इसका वोल्टेज है वहाँ से भी इसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग जुड़े रहिए नेक्स्ट एंड ई नर्सिंग के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।